हेलो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, मतलब ज़िंदगी का तसलसल। ये आपके लाइफ साइंस का चैप्टर नंबर 2 है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपको टोटल लाइफ साइंस में 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो है जानदारों में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। दूसरा है ज़िंदगी का तसलसल। तीसरा है विरासत और आम मोरूसी अमराज। चौथा है इर्तिका और मुताबिकत। और पांचवा है माहौल, उसके वसाइल और उनका तहफ़्फ़ुज़। जो सबसे पहला चैप्टर है उससे आपको करीबन 19 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। दूसरा 17 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तीसरे से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। चौथे से अगेन 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। और पांचवें चैप्टर से आपके टोटल 24 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह टोटल आपका 90 मार्क्स का क्वेश्चंस होता है वेस्ट बंगाल बोर्ड के सेकेंडरी एजुकेशन में। ठीक है, हम लोग चलते हैं दूसरे चैप्टर में जो है ज़िंदगी का तसलसल। तो ज़िंदगी के तसलसल में आपको 3 मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहला है खुलिया की तकसीम और खुलिया का दौरानिया। दूसरा है तौलीद और तीसरा है बालिदगी और नशोनुमा। हम लोग आते हैं खुलिया की तकसीम और खुलिया के दौरानिया में। तो खुलिया की तकसीम पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि खुलिया क्या है। तो किसी भी जानदार का जिस्म ना बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसे हम खुलिया कहते हैं। जैसे आप घर बनते देखिए है ना, घर बनने में क्या होता है, एक दीवार बनाई जाती है बहुत सारी ईंट से। बहुत सारी ईंट को एक साथ इस तरह से अरेंज किया जाता है, तब जाकर एक दीवार बनती है। ठीक है, चारों तरफ से दीवार बनाया जाता है, तब जाकर एक रूम तैयार होता है। और इसी तरह बहुत सारे रूम्स तैयार करके एक पूरा घर बनाया जाता है। ठीक है, तो उसी तरह हमारे जिस्म का भी हाल है। हमारा जिस्म बहुत सारे छोटे छोटे खुलियों से मिलकर बना होता है। जब बहुत सारे खुलिये एक ग्रुप बनाते हैं, एक जमात बनाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाफ्त। क्या कहते हैं? बाफ्त। तो बाफ्त क्या है? खुलियों के मजमुआ को बाफ्त कहते हैं। जब बहुत सारे बाफ्त आपस में मिलते हैं तो वो एक अज़ू की तश्कील करते हैं, एक अज़ू बनता है। जैसे हमारा है ना, हमारा किडनी है, लंग्स है, हार्ट है, मैदा है, बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे जिस्म में मौजूद हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जब बाफ्त आपस में मिलते हैं तो वो एक अज़ू बनाते हैं। जब बहुत सारे अज़ू आपस में मिलते हैं तब जाकर वो एक जानदार की तश्कील करते हैं। मतलब अल्टीमेटली हमारा जिस्म किस चीज़ से बना हुआ होता है? खुलियों से बना हुआ होता है। ठीक है, तो खुलिया की तारीफ में हम ये लिख सकते हैं कि खुलिया किसी भी जानदार की साख्ती और अमली इकाई है। साख्ती और अमली इकाई है। साख्ती और अमली इकाई क्यों कहते हैं? यहाँ से आप ये समझें कि किसी भी जानदार का जो साख्त होता है वो खुलिया पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि किसी भी जानदार का जिस्म तो ऑर्गन से ही बनता है, राइट, अज़ू से ही बनता है। और अज़ू अल्टीमेटली किस चीज़ से बना होता है? खुलिया से बना होता है। तो यहाँ से हम समझें कि किसी भी जानदार की साख्त जो बनती है, जो बनावट बनती है, वो खुलिया से बनती है। इसलिए खुलिया को जानदार की साख्ती इकाई कहा गया। अमली इकाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे जिस्म में होने वाले बहुत सारे अमाल, हर अमाल किसी न किसी अज़ू से ही होते हैं। जैसे रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, सर्कुलेशन है। ठीक है, ये सारे अमाल किसी न किसी अज़ा से ही होते हैं। जैसे डाइजेशन किससे होता है? मैदा शामिल है, माउथ शामिल है, उसमें छोटी आंत है, बड़ी आंत है। ठीक है, ये सारे अज़ा से डाइजेशन का अमल होता है। ठीक है, उसी तरह अगर हम रेस्पिरेशन ले तो रेस्पिरेशन में कौन हेल्प करता है? लंग्स हेल्प करता है, नोज़ हेल्प करता है। तो इसी तरह कोई हर फंक्शन को कोई ना कोई एक ऑर्गन, कोई ना कोई एक अज़ू अंजाम देता है। और वो अज़ू किस चीज़ से बना होता है? अल्टीमेटली वो खुलिया से बना होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं खुलिया जानदार की साख्ती और अमली इकाई है। खुलिया की दरियाफ्त सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामी एक साइंसदान ने किया था। किसने? रॉबर्ट हुक नामी एक साइंसदान ने 1665 ईस्वी में खुलिया की दरियाफ्त की थी। वो एक्चुअल में ओक ट्री पे स्टडी कर रहे थे। ठीक है, जब वो ओक ट्री का छाल लिए, ओक ट्री का जो बार्क होता है, जो छाल होता है, उसका एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्क। ठीक है, जब वो कॉर्क को माइक्रोस्कोप में डालें तो वो देखे कि कॉर्क की शक्ल कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। इस तरह बहुत सारे छोटे छोटे
कंपार्टमेंट बने हुए उस कॉर्क में, ठीक है। तब जाकर उन्होंने उसका नाम क्या दिया, खुलिया। तो इस तरह से खुलिया की दरियाफ्त हुई। हर जानदार में खुलिया की जो साख्त और जिसामत होती है वो अलग अलग होती है। किसी में गोल खुलिया पाया जाता है, किसी में चौकोर होता है, किसी में लंबा खुलिया पाया जाता है, किसी में बेलन नुमा होता है, किसी का खुलिया बहुत बड़ा होता है, किसी का खुलिया बहुत ही छोटा होता है। तो जो दुनिया में सबसे बड़ा खुलिया होता है वो होता है शुतुरमुर्ग के अंडे का। किसका होता है, शुतुरमुर्ग के अंडे का खुलिया दुनिया का सबसे बड़ा खुलिया माना जाता है। और जो सबसे छोटा खुलिया होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा। किसका होता है, माइकोप्लाज्मा का खुलिया सबसे छोटा खुलिया माना जाता है दुनिया का, ठीक है। ये हो गया हमारा दुनिया का इंसानी जिस्म में सबसे बड़ा खुलिया जो होता है वो फीमेल बॉडी में पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवम। क्या कहते हैं, ओवम। मतलब फीमेल बॉडी में जो अंडा मौजूद होता है वो इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा खुलिया माना जाता है। जबकि सबसे छोटा जो खुलिया होता है वो होता है स्पर्म, और ये किस में पाया जाता है, मेल में पाया जाता है। सबसे लंबा जो खुलिया होता है इंसानी जिस्म का वो होता है न्यूरॉन खुलिया, जो कि दिमाग में पाया जाता है। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि न्यूरॉन ही एक ऐसा खुलिया है जो कभी भी सेल डिवीजन नहीं करता है। मतलब न्यूरॉन खुलिया में खुलिया की तकसीम कभी नहीं होती है। यही वजह है, पता है, कि जब दिमाग में हमारे चोट लगता है तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है, क्योंकि वहाँ खुलिया की तकसीम नहीं होती है जो खुलिया को रिपेयर कर दे। इसी वजह से न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। जबकि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पर खुलिया की तकसीम सबसे तेजी से होता है। मतलब ऐसा बोला जाता है कि अगर लिवर को आप काट भी दो ना तो वो बहुत जल्दी रिपेयर हो जाता है, क्योंकि वहाँ की खुलिया की तकसीम जो है बहुत रैपिड है, बहुत फास्ट है, जिस वजह से वो अपने आप को बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है, ठीक है। खुलिया में करीब 5 मेन कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिससे खुलिया की साख बनती है, खुलिया की स्ट्रक्चर बनती है। और ये आपका 5 मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है। पहला है खुलिया की झिल्ली, दूसरा है खुलिया की दीवार, तीसरा है न्यूक्लियस, चौथा है साइटोप्लाज्म और पांचवा है सेल ऑर्गेनेल्स। इसको हम लोग एक नक्शे के ज़रिए समझते हैं, एक स्ट्रक्चर के ज़रिए समझते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक छोटा सा सेल बनाकर दिखाती हूँ, ठीक है। ये है आपका सेल और ये है आपकी खुलिया की झिल्ली। क्या है, खुलिया की झिल्ली। ये खुलिया की झिल्ली जानदार झिल्ली होती है, जो निहायत ही बारीक पतली सी झिल्ली होती है, जो कि प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है। ये खुलिया को चारों तरफ से घेरती है और खुलिया की हिफाजत करती है। और ये खुलिया की झिल्ली जो होती है ये सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। सिलेक्टिव परमिएबल। सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या होता है, ऐसी झिल्ली जो कि सिलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आने देती है, सिलेक्टिव चीज़ों को ही पास करने देती है, ठीक है। मतलब ये खुलिया की झिल्ली है, यहाँ से ये डिसाइड होता है कि कौन चीज़ खुलिया के अंदर आ सकती है और कौन चीज़ नहीं, और कौन चीज़ खुलिया के बाहर जा सकती है और कौन चीज़ नहीं जा सकती है, ठीक है। तो ये झिल्ली ये डिसाइड करती हैं। दूसरा है खुलिया की दीवार। खुलिया की दीवार जो होती है वो सिर्फ पौधों में पाई जाती है और कुछ बैक्टीरिया और फंगस में पाई जाती है, ठीक है। जबकि एनिमल्स में खुलिया की दीवार नहीं पाई जाती है। खुलिया की दीवार जो होती है वो खुलिया की झिल्ली के चारों तरफ मौजूद होती है, इस तरह। दूसरा है आपका खुलिया की दीवार। खुलिया की दीवार ये जो होता है जस्ट खुलिया की झिल्ली के ऊपर में मौजूद होता है। इस पोर्शन को आप देख रहे हैं ना, ये है आपका खुलिया की दीवार, ठीक है। ये खुलिया की झिल्ली की तरह पतला नहीं होता है, बल्कि थोड़ा मोटा होता है और काफ़ी रिजिड होता है। जैसे खुलिया की झिल्ली क्या है, वो फ्लेक्सिबल टाइप का है, लेकिन ये काफ़ी रिजिड होता है, ठीक है। और ये सेलुलोज नामी मादे का बना होता है। जिस तरह मैं आपको बताई कि खुलिया की झिल्ली प्रोटीन और लिपिड्स का बना होता है,
लेकिन ये किस चीज़ का बना होता है? सेलुलोज नामी मादे का बना होता है। और ये जनरली प्लांट्स में और बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, मतलब हम इंसानों के खुलिया में खुलिया की दीवार नहीं होती है। ठीक है, ये खुलिया को एक ख़ास शक्ल देता है और खुलिया की हिफाजत करता है। तीसरा है हमारा न्यूक्लियस, जो खुलिया का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। इसे खुलिया का दिमाग भी बोलते हैं, क्योंकि खुलिया के अंदर होने वाले तमाम काम को ना ये न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है, जिस वजह से इसे खुलिया का दिमाग कहते हैं। ये खुलिया के अंदर मौजूद होता है, ये दोहरी झिल्ली का बना हुआ होता है। ठीक है, इसमें एक ऐसा मादा पाया जाता है जो कि हमारी हर खसूसियात को बयान करता है। मतलब हमारी आँखें कैसी होंगी, हमारी आँखें ब्लू होंगी, भूरी होंगी, काली होंगी, या फिर हमारे बाल कैसे होंगे। मतलब हमारी जिस्म की एक एक खसूसियात की जो डिटेल्स होती है ना, वो यहाँ पर मौजूद होती है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, इसको हम लोग काफ़ी डिटेल से भी पढ़ने वाले हैं आगे चलकर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका साइटोप्लाज्म। देखिए, खुलिया की झिल्ली और न्यूक्लियस के बीच में जो खाली जगह है ना, इसमें एक रकीक मादा भरा हुआ होता है, एक जेली जैसा रकीक मादा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब ये साइटोप्लाज्म का क्या काम है? ये देखिए, इसमें ना, इस पोर्शन में खुलिया की झिल्ली और न्यूक्लियस के बीच में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज़ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये सारे क्या हैं? सेल ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, अब ये सारे सेल ऑर्गेनल्स एक एक जगह में हैं, तो ये जो जेली जैसा स्ट्रक्चर है, जो साइटोप्लाज्म है, ये सबको अपनी जगह पे करीने से सजा कर रखता है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि आप कोई पार्सल मंगाए। ठीक है, ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में आपका शैम्पू भी है, सोप भी है, ठीक है, और भी बॉडी लोशंस भी है मान लिया। ठीक है, अब सब अलग अलग जगह पे, अब ये जो खाली जगह है उसको अगर भरा नहीं जाए किसी चीज़ से, तो इसको क्या होगा? ये सारे चीज़ें एक जगह आकर टूट सकती हैं, बिखर सकती हैं। इसीलिए इसको क्या किया जाता है कि छोटे छोटे कॉटन से या फिर छोटे छोटे लकड़ी के चिप्स से इसको भर दिया जाता है, ताकि जो पोर्शन जहाँ पर है वो वहीं पर रहे, हिले ना, टूटे ना। ठीक है, ठीक उसी तरह साइटोप्लाज्म का काम है, ये खुलिया के लिए कुशन का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं सेल ऑर्गेनल्स में। ये सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है? जिस तरह इंसान के जिस्म में होता है ना, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। जैसे हार्ट का काम है खून को पंप करना, किडनी का काम है खून को खालिज करना, मतलब साफ करना, लंग्स का काम है रेस्पिरेशन में मदद करना। ठीक उसी तरह खुलिया के अंदर जितने अमाल अंजाम पाते हैं ना, वो सब किसी न किसी खुलिया के हिस्से के जरिए अंजाम पाते हैं, जिसको हम लोग सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। जैसे राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन तैयार करना, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी तैयार करना। ठीक है, गोल्गी बॉडीज़ का काम है ट्रांसपोर्ट करना, पैकेजिंग करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का अलग काम है उसको फैट्स लिपिड्स तैयार करना। ठीक है, तो अलग अलग हम लोग सेल ऑर्गेनल्स में आते हैं। तो सबसे पहले है राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स या तो खुलिया के अंदर आज़ाद हालत में भी पाया जाता है, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में भी पाया जाता है। ठीक है, कहाँ रहता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर मौजूद होता है, इस तरह करके। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का कुछ हिस्सा में नहीं होता है राइबोसोम, जिसको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोलते हैं, और जिसके ऊपर में राइबोसोम्स मौजूद होता है उसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी समझे, ये स्केलेटन जैसा हिस्सा जो होता है, जो खुलिया को सपोर्ट करता है, वो कहलाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दो तरह का हो रहा है, जिसमें राइबोसोम्स मौजूद है और जिसमें राइबोसोम्स मौजूद नहीं है। तो वो खुलिया, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जहाँ पर राइबोसोम्स मौजूद है उसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोलते हैं, और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसमें राइबोसोम्स मौजूद नहीं है उसको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोलते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स का काम एक्चुअल में क्या है? प्रोटीन तैयार करना। क्या है? प्रोटीन तैयार करना। यहाँ पर राइबोसोम्स में प्रोटीन तैयार होता है।
ठीक है। साइटोप्लाज्म की तरह न्यूक्लियस में भी एक तरह का रकीक मादा पाया जाता है जो कि अगेन जेली जैसा होता है। इस रकीक मादे को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म टुगेदर इसको मिलाकर बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म एक गाढ़ा रकीक मादा है, जेली जैसा रकीक मादा है जो पूरे खुलिया में पाया जाता है। मतलब खुलिया की झिल्ली और न्यूक्लियस के बीच में भी पाया जाता है और न्यूक्लियस के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलाकर हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है वो है सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स, जिस तरह हमारे जिस्म में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स मौजूद है ना, जैसे हार्ट का काम है खून को पंप करना, किडनी का काम है खून की सफाई करना, लंग्स का काम है रेस्पिरेशन में मदद करना। ठीक है। तो उसी तरह खुलिया के अंदर भी खुलिया के तमाम आमाल को अंजाम देने के लिए अलग अलग हिस्से होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। जैसे राइबोसोम्स है, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, गोल्गी बॉडीज़ हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है। इस तरह करके बहुत सारे हिस्से आते हैं। चलिए हम लोग वन बाय वन सबके बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको राइबोसोम्स बताती हूँ। राइबोसोम्स खुलिया का ऐसा हिस्सा है जो प्रोटीन तैयार करने में मदद करता है। ये प्रोटीन तैयार करता है, इस वजह से इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये राइबोसोम्स या तो खुलिया के अंदर आज़ाद हालत में पाया जाता है या फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर इस तरह से सजा होता है। ठीक है। तो या तो खुलिया के अंदर मतलब साइटोप्लाज्म में पाया जा रहा है या तो फिर वो इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर में रहता है और इसका काम क्या है? प्रोटीन तैयार करना। ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि स्केलेटन जैसा स्ट्रक्चर जो है ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जो कि खुलिया को एक मैकेनिकल सपोर्ट देता है, खुलिया को सपोर्ट करता है। और यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में राइबोसोम्स मौजूद है, तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिस जगह में राइबोसोम्स मौजूद है इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का, वो डेफिनेटली प्रोटीन तैयार करने में मदद करता है क्योंकि उसके पास राइबोसोम्स है इसीलिए। और कुछ पोर्शंस में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते हैं, यानी वो बिल्कुल स्मूथ होता है। तो जो स्मूथ हिस्सा होता है ना, वो लिपिड तैयार करने में हेल्प करता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दो तरह का हुआ, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और दूसरा होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या करने में हेल्प कर रहा है? प्रोटीन तैयार करने में, जबकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हेल्प करता है लिपिड तैयार करने में। क्या तैयार करने में? लिपिड्स को तैयार करने में मदद करता है। ठीक है। ये हो गया हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दूसरा आते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अगेन ये खुलिया का एक बहुत ही अहम हिस्सा है जो अगेन दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है और इसका काम है तवानाई तैयार करना, एनर्जी तैयार करना। हम लोग सबको एनर्जी की ज़रूरत है ना, बिना एनर्जी के तो हम लोग चल फिर नहीं सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया का एक सबसे अहम काम यही है कि ये तवानाई तैयार करने में मदद करता है। हम लोग रेस्पिरेशन पढ़े हैं ना क्लास 9th में, तो रेस्पिरेशन में आप क्या पढ़े थे कि एटीपी तैयार होता है रेस्पिरेशन के दौरान, 38 नंबर्स ऑफ एटीपी तैयार होता है, राइट। और वो एटीपी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर रहता है एज एन एनर्जी। ठीक है। एनर्जी की सूरत में वो वहाँ पर मौजूद होता है और जब भी हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से को एनर्जी की तवानाई की ज़रूरत होती है तो वो वहाँ से एनर्जी हासिल करता है। ठीक है। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया का तवानाई घर, खुलिया का तवानाई घर भी कहते हैं इसको, मतलब पावर हाउस ऑफ सेल इसको कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एनर्जी यानी तवानाई तैयार होती है। दूसरा सेल ऑर्गेनल है गोल्गी बॉडीज।
ये भी अगेन खुलिया का एक अहम हिस्सा है जो पैकेजिंग हाउस है। मतलब यहाँ पर जैसे राइबोसोम्स में क्या होता है, प्रोटीन तैयार होता है ना, और ये प्रोटीन सीधा कहाँ जाता है, गोल्गी बॉडीज़ के पास। और गोल्गी बॉडीज़ क्या करती है, उसकी पैकेजिंग करती है, मतलब उस पर एक छोटा सा पतला सा मेम्ब्रेन डाल देती है और वो पैक हो जाता है। अब जहाँ पर प्रोटीन की ज़रूरत होती है ये गोल्गी बॉडीज़ वहाँ पर इसे सिक्रेट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पैकेजिंग हो रहा है। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल है वो है वैक्यूल। ये एनिमल सेल्स में काफ़ी छोटा होता है और प्लांट सेल्स में काफ़ी बड़ा होता है। इवन कभी कभी तो ये 90% ऑफ द सेल सिर्फ यही घेरे रखता है प्लांट सेल का। ठीक है, तो इसका काम क्या है, ये ग़िज़ा को जमा रखता है। ये ग़िज़ा हुआ, पानी हुआ, नमक है, ये मतलब खुलिया का स्टोर हाउस है जहाँ पर ग़िज़ा, पानी, नमक सब कुछ जमा रहता है। ठीक है, ये प्लांट्स में काफ़ी बड़ा होता है और एनिमल्स में बिल्कुल छोटा सा होता है और कभी कभी तो नहीं भी होता है। ये इवन वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी जमा रखता है अपने अंदर ताकि खुलिया की हिफाजत हो सके। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका वो है लाइसोसोम। ठीक है, ये इस लाइसोसोम को खुलिया का सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। खुलिया का सुसाइडल बैग इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि वक्त पड़ने पर ये खुद अपने ही खुलिया को खा जाता है, अपने ही खुलिया को ख़त्म कर देता है। कैसे ख़त्म कर देता है, लाइसोसोम के अंदर एक तरह का एंजाइम्स होता है जो होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, अब मान लिया कि इस खुलिया का गोल्गी बॉडीज ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो क्या करेगा, अपना डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इसके ऊपर डाल देगा। उससे क्या होगा कि ये गोल्गी बॉडीज़ मर जाएगा, गल जाएगा, बिल्कुल डाइजेस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसी तरह कभी कभी अगर पूरा सेल का कोई भी ऑर्गेनल ठीक से काम नहीं कर रहा है ना, तो ये क्या करता है, पूरे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को खुलिया के अंदर छोड़ देता है और इससे क्या होता है, खुलिया पूरी तरह डाइजेस्ट होकर ये ख़त्म हो जाता है और इसी वजह से इसे खुलिया का सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पोर्शन है, नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल है वो है प्लास्टिड। ये प्लास्टिड जो होता है वो सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है, प्लास्टिड्स एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, प्लास्टिड्स का काम क्या है, ये फूड को तैयार करने और उसको स्टोर करने, जमा रखने में मदद करता है। हम लोग को पता है ना कि प्लांट्स खुद अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लास्टिड का काम क्या है, प्लास्टिड ग़िज़ा को तैयार करने में भी मदद करता है और उसको स्टोर करने में भी मदद करता है। ठीक है, तो ये हुआ प्लास्टिड का काम। जो नेक्स्ट अहम हिस्सा है वो है सेंट्रोसोम। ये भी खुलिया का बहुत अहम हिस्सा है और इसको हम लोग आगे बहुत डिटेल से भी पढ़ने वाले हैं सेंट्रोसोम्स के बारे में। ठीक है, ये सेंट्रोसोम क्या होता है, एक्चुअल में दो सिलेंड्रिकल हिस्सा होता है जो आपस में मतलब अमूदी हालत में खुलिया के अंदर मौजूद होता है। सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम का काम क्या है, ये एक्चुअल में खुलिया की तकसीम के दौरान बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, ये जब खुलिया की तकसीम होती है ना तो ये अपने ऊपर ये ना अपने अंदर स्पिंडल फाइबर्स बनाता है। ठीक है, चारों तरफ से स्पिंडल फाइबर्स बनाता है और ये स्पिंडल फाइबर्स की वजह से ही खुलिया जो है दो भाग में, दो हिस्सों में बढ़ जाती है। तो इसको हम लोग आगे चलकर बहुत डिटेल से भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के चैप्टर्स में हम लोगों ने खुलिया और इसके मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स के बारे में डिटेल्स से पढ़ेंगे। ठीक है।